Yes, student, most welcome in our video classes. As you know, we are discussing about the occupational musculoskeletal problem. In last class, we are discussing common musculoskeletal problem among the worker in the industry or any occupation. Today, we are discussing the musculoskeletal problem among the nurse and the health worker. स्पेशली नर्स और हेल्थ वर्कर में क्या क्या मस्कुलो स्केलेटल प्रॉब्लम होती हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मस्कुलो स्केलेटल प्रॉब्लम स्पेशली अगर बात करें बैक इंजरी, नेक इंजरी एंड स्पाइनल डिस्क प्रॉब्लम कैन बी डेबिलिटिंग टू द नर्स। ये मोस्ट कॉमन है जो कि नर्सिंग पर्सनल्स को या हेल्थ केयर वर्कर को होती है। ठीक है, नेक इंजरी हो सकती है, स्पाइनल डिस्क प्रॉब्लम हो सकती है, बैक इंजरी हो सकती है। ठीक है, तो इसका जो मेन कारण है, ठीक है, मेन कारण क्या हो सकता है कि एक हैवी लिफ्टिंग जो करनी होती है, पेशेंट जो बहुत ज़्यादा हैवी वेट पेशेंट होते हैं, अनकॉन्शियस पेशेंट होते हैं, या ऐसे सारे पेशेंट जो कि बेड रिडन होते हैं, टोटली डिपेंडेंट, हाईली डिपेंडेंट होते हैं। तो ऐसे सारे पर्सन को उनका जो है उनको शिफ्ट करते वक्त, उनकी पोजीशनिंग चेंज करते वक्त, उनको डेली केयर प्रोवाइड कराते वक्त जो है उनका हैवी लोड जो है वो किसको लेना पड़ता है, वो नर्सिंग स्टाफ को लेना पड़ता है, हेल्थ वर्कर को लेना पड़ता है। इसलिए उनके जो ये प्रॉब्लम उनके कॉमन है। ठीक है, नर्सिंग जॉब डिमांड द मैनुअल हैंडलिंग ऑफ पेशेंट। अब यहाँ मेन जो है ये मैनुअल हैंडलिंग, ठीक है, मैनुअल हैंडलिंग जो की जाती है पेशेंट की, उसी की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, on the regular basis throughout their career, realizing the impact of musculoskeletal problem on occupational health of nurse। ठीक है, तो ये जो उनकी ऑल ओवर एक नर्स का जो प्रोफेशन टाइम होता है, उस टाइम में जब वो अपने हॉस्पिटल ड्यूटी को परफॉर्म करती, तो कई बार उसको एक दो बार नहीं, कई बार ऐसा करना होता है। उसके डेली रूटीन में ये चीज़ होती है कि पेशेंट को शिफ्ट करना है, पेशेंट को लिफ्ट करना है। ठीक है, तो उसकी वजह से जो है ये मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम होने की रिस्क सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, इंडियन नर्सिंग एसोसिएशन जो है उन्होंने इसी को प्रिवेंट करने के लिए एक कैंपेन जो है वो लॉन्च किया है, उसका नाम है हैंडल विद केयर। ठीक है, तो ये इन्होंने 2003 में ही इसको लॉन्च कर दिया था ताकि ये जो प्रॉब्लम है इसको प्रिवेंट किया जा सके। इसके क्या एम है वो देख लेते हैं। द एम ऑफ दिस कैंपेन आर फॉलोइंग। फर्स्ट, टू इनिशिएट कंसोलिडेशन एफर्ट टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ मस्कुलेटल इंजरी फेस्ड बाय द नर्स। ठीक है, तो मेन जो इस कैंपेन का जो एम है वो क्या है कि जो इंजरी, मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम से रिलेटेड इंजरी हो रही है अमंग द नर्सेज, अमंग द हेल्थ केयर वर्कर, उनको प्रिवेंट करना है। ठीक है, द कैंपेन सीक्स टू educate, advocate and facilitate change from the traditional practice to manual patient handling टू एमर्जिंग टेक्नोलॉजिकल ओरिएंटेड मेथड। अब यहाँ मेन जो है कि मैनुअल हैंडलिंग होती थी, इस मैनुअल हैंडलिंग को जो है उसको चेंज करना है टेक्नोलॉजिकल ओरिएंटेड मेथड। अब यहाँ टेक्नोलॉजिकल ओरिएंटेड मेथड क्या है कि एडवांस इक्विपमेंट का यूज़ करना, या जो हाइड्रोलिक मशीन होती है, हाइड्रोलिक लिफ्टिंग मशीन होती है ना, उनका सबका यूज़ करना ताकि पेशेंट को भी जो है किसी भी तरह की इंजरी ना हो। क्योंकि जब एक पेशेंट को जो है इस तरह से लिफ्ट किया जाएगा मैनुअली, और उस टाइम अगर टाइमिंग ठीक से, ट्यूनिंग ठीक से नहीं बैठ पाती है, ठीक है, किसी भी एक पर्सन का अगर बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब होता है, तो उसकी वजह से पेशेंट को भी जो है वहाँ बहुत ज़्यादा रिस्क है हैवी इंजरी होने का। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों को जो है सेव करना है, पेशेंट को एज वेल एज नर्स को। ठीक है, द कैंपेन सिक्स टू reduce the work related musculoskeletal injury through promote असिस्टिव डिवाइस इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। अब यहाँ पर किसका प्रमोशन करना है? असिस्टिव डिवाइस का। असिस्टिव डिवाइस कौन सी होती है? ऐसी सारी सीलिंग लिफ्ट्स, ठीक है, या जो है हम कह सकते हैं कि इस तरह के सारे लिफ्टिंग डिवाइसेस जो कि पेशेंट को इजीली जो है शिफ्ट करने में हेल्प करें। इसका ऑलरेडी वीडियो में जो है आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ कि मशीन कौन सी जो है लिफ्टिंग डिवाइसेस होती है, उनका किस तरह से यूज़ होता है। तो ऑलरेडी एडवांस में मैंने ये वीडियो आपको सेंड कर दिया है, आपने अभी तक देख भी लिया होगा, तो आपके माइंड में आ भी रहा होगा कि किस तरह से अगर उन मशीनों का यूज़ किया जाए तो इजीली पेशेंट को जो है वो शिफ्ट किया जा सकता है, ट्रांसफ़र किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है? अनदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इज़ टू ब्रिंग अवेयरनेस। किस चीज़ का अवेयरनेस बनाना है?
ताकि नर्स और जो भी स्टूडेंट नर्स है अप्रोप्रिएट एंड सेल्फ हैंडलिंग टेक्निक। अब नई टेक्नोलॉजी तो आ गई, बट उस टेक्नोलॉजी का अगर सही से यूज़ नहीं करना है तो वो टेक्नोलॉजी भी कहीं ना कहीं जो है फिर एक कोज कर सकती है कि उसकी वजह से पेशेंट को जो है वो रिस्क हो सकती है इंजरी की, अगर उसको ठीक तरीके से हैंडल नहीं किया जाए। तो उसकी एजुकेशन को प्रमोट करना, ताकि जो भी न्यू नर्सेज हैं या जो भी स्टूडेंट नर्सेज हैं, ट्रेनिंग नर्सिंग स्टाफ है, उन सबको जो है उसका प्रॉपरली यूज़ समझ में आए, उसको किस तरह से हैंडल करना है, उसकी टेक्निक समझ में आए, ताकि जो है उनकी वजह से जो है किसी भी तरह की पेशेंट को जो है इंजरी ना हो या पेशेंट को हार्म ना हो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रिस्क फॉर मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम। यहाँ पर क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं जो कि अमंग द नर्सेज, अमंग द हेल्थ केयर मेंबर जो है रिस्क का काम करते हैं। ऐसी सारी कंडीशन क्या हो सकती है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है पेशेंट की कंडीशन ही सबसे ज़्यादा रिस्कफुल है। अनकॉन्शियस पेशेंट हो, चाहे पेशेंट मैकेनिकल वेंटिलेटर पे हो, चाहे पेशेंट जो है वो पोस्ट सर्जिकल पेशेंट हो, ठीक है, या पेशेंट जो है वो स्पाइनल इंजरी का हो, ठीक है, या ओबेस पर्सन हो, एक हैवी वेट पेशेंट जो हो, ये सब जो है वो रिस्क है। वो रिस्क वाले पेशेंट है, एक तरह से कहीं ना कहीं एक रिस्क की तरह जो है ये पेशेंट वर्क करते हैं फॉर द मस्कुलोस्केलेटल इंजरी अमंग द नर्सेज एंड अदर हेल्थ केयर मेंबर्स, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि इसको किस तरह से प्रिवेंट किया जाए। जो नीड है मैकेनिकल डिवाइस की, या जो एक तरह से कह सकते हैं कि क्या ऐसी सारी प्रैक्टिस की नीड है जिसकी हेल्प से इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो इसको इसके रिगार्डिंग जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, जिसको जो है NIOSH शॉर्ट फॉर्म है उसका, ठीक है, तो इन्होंने जो है एक प्रपोज किया है लिफ्टिंग इक्वेशन। इनके अकॉर्डिंग जो है कि मैक्सिमम जो एक मैनुअल हैंडलिंग का वेट है वो 23 kg होना चाहिए। अब इतना कम वेट जो है वो किसी का नहीं होता, तो इस कंडीशन में जब भी पेशेंट को जो है लिफ्ट किया जाएगा तो पेशेंट का हो सकता है वेट 100 kg, 100 kg से अबव वाले पेशेंट भी होते हैं। तो उस कंडीशन में जो है 23 kg से बहुत ज़्यादा जो है मैनुअली हैंडल करना पड़ता है स्टाफ नर्स को या जो दूसरे हेल्थ केयर मेंबर हैं उनको। इट मे नॉट बी सूटेबल इन द नर्सिंग केयर सिचुएशन, ठीक है। तो ये 23 kg का जो क्राइटेरिया है वो कहीं से भी सूटेबल नहीं है, उसको हम मेंटेन नहीं कर सकते। इससे ज़्यादा वेट ही जो है वो लिफ्ट करना पड़ेगा अगर मैनुअली लिफ्ट करते हैं तो, ठीक है। फॉलोइंग अप्रोचेज आइडेंटिफाई बाय एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। अब एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्या होती है कि कई जगह इस चीज़ को जो है प्रैक्टिस किया गया और उसके एविडेंस जो है वो प्रूफ किए गए, ठीक है, ताकि इससे पता लगाया जा सके कि क्या क्या अप्रोच हैं जिनका कि यूज़ किया जाना चाहिए, ताकि जो है ये मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज जो ये इसकी रिस्क है इसको प्रिवेंट किया जा सके। सबसे पहला है पेशेंट हैंडलिंग इक्विपमेंट्स एंड डिवाइस, जो एडवांस इक्विपमेंट और डिवाइस है इनकी रिक्वायरमेंट है। सेकंड, पेशेंट केयर अर्गोनॉमिक्स असिस्मेंट प्रोटोकॉल। अब पेशेंट केयर अर्गोनॉमिक्स यानी पेशेंट की भी जो है यहाँ पर कि उसकी भी जो है सेफ्टी ज़रूरी है, लिए इसलिए उसके रिगार्डिंग यानी जो पेशेंट को सूट करता हो उसके वेट के अकॉर्डिंग, उसके हाइट के अकॉर्डिंग जो अप्रोप्रिएट डिवाइस है उस अप्रोप्रिएट को उस अप्रोप्रिएट डिवाइस को यूज़ किया जाए। नेक्स्ट, नो मैनुअल लिफ्ट पॉलिसी। हर एक हॉस्पिटल को जो है ये पॉलिसी बना देनी चाहिए या स्ट्रिक्टली फॉलो होनी चाहिए। नो मैनुअल लिफ्ट, किसी भी तरह का मैनुअल लिफ्ट ना किया जाए। जो भी लिफ्ट किया जाए वो मशीनरी या मैकेनिकल डिवाइस, हाइड्रोलिक डिवाइस का यूज़ कर ही लिफ्ट किया जाए। ट्रेनिंग ऑन प्रॉपर यूज़ ऑफ पेशेंट हैंडलिंग इक्विपमेंट डिवाइस एंड पेशेंट लिफ्ट टीम्स, ठीक है। तो पेशेंट लिफ्ट टीम जो है उसकी पहले प्रॉपर ट्रेनिंग की जाए, और वो जो पेशेंट को लिफ्ट करने वाली टीम है वो सभी जितने भी दूसरे हेल्थ वर्कर के हो या दूसरे स्टाफ नर्स है, न्यू कमर्स स्टाफ नर्स है, नर्सिंग स्टूडेंट है, उन सबकी प्रॉपर ट्रेनिंग की जाए, ताकि जो है उन इक्विपमेंट्स को, उन मशीनरी को जो है ठीक से हैंडल किया जा सके, उनका प्रॉपरली यूज़ किया जा सके। नेक्स्ट, प्री ट्रांसफ़र असिस्मेंट, ठीक है। प्री ट्रांसफ़र असिस्मेंट क्या करना चाहिए, ये रिकमेंड किया है नेल्सन एंड द बैप्टिस्ट। असिस्ट द एबिलिटी ऑफ
पेशेंट टू प्रोवाइड असिस्टेंट, सबसे पहला जो है पेशेंट की जो है क्या एबिलिटी है उसको असिस्ट करना ज़रूरी है कि पेशेंट हमको कितना कोऑपरेट कर सकता है, कितनी उसकी लिमिटेशन है। असिस्ट द वेट बियरिंग एबिलिटी ऑफ पेशेंट, पेशेंट की एबिलिटी कितनी है वेट को बियर करने की। चेक फॉर द अपर एक्सट्रीमिटीज़ स्ट्रेंथ ऑफ द पेशेंट, हो सकता है कि सिर्फ उसकी लोअर एक्सट्रीमिटीज़ अगर वीक हैं तो हो सकता है उसकी अपर एक्सट्रीमिटीज़ पूरी हेल्दी हो, अच्छी स्ट्रेंथ वाली हो, ठीक है, तो उसकी कैपेसिटी कितनी उसको चेक करना है। असिस्ट द एबिलिटी ऑफ द पेशेंट टू कोऑपरेट एंड फॉलो इंस्ट्रक्शन, पेशेंट का जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है ना। अगर पेशेंट जो है वो भले ही उसको जो है थोड़ी सी फिजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, फिजिकल लिमिटेशन होती है, बट मेंटली अगर वो कॉन्फिडेंट है, स्ट्रोंग है, ठीक है, तो उस कंडीशन में उसका जो है कोऑपरेशन देखा जा सकता है, हमारे इंस्ट्रक्शन को कितने अच्छे से वो फॉलो कर रहा है, उस चीज़ को भी यहाँ पर देखना है। क्योंकि अगर मेंटल कोऑपरेशन नहीं होगा तो पेशेंट जो है भले ही वो फिजिकली हेल्दी हो तो भी हमको कोऑपरेट नहीं कर पाएगा। मेजर द पेशेंट वेट एंड हाइट, पेशेंट का वेट और हाइट यहाँ पर चेक करने की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग, ताकि हम प्रॉपर डिसीजन ले सकें, है ना, कि कौन से मेथड से पेशेंट को इजीली लिफ्ट किया जा सकता है, शिफ्ट किया जा सकता है। असिस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ एब्डोमिनल वुंड, कॉन्ट्रेक्चर्स और ट्यूब्स, कैथेटर, आईवी लाइन दैट इफेक्ट द रिपोजिशनिंग टास्क, तो यहाँ पर पेशेंट को सबसे पहले चेक करना है पेशेंट को किसी भी तरह का आईवी कैनुला, आईवी लाइन लगी है, ठीक है, या उसको कोई इन्फ्यूज़न चल रहा है, या उसको कैथेटर लगा है, यूरिनरी बैग उसको लगा हुआ है, ठीक है, या किसी भी तरह का कोई ड्रेनेज सिस्टम उसको लगा हुआ है, ड्रेनेज बैग लगा हुआ है, ठीक है, तो इस तरह की कोई भी ट्यूब अगर उसको लगी है, एनजी ट्यूब उसको लगी हुई है, या हो सकता है कि पेशेंट को जो है कोलोस्टोमी हुआ हो तो कोलोस्टोमी पाउच लगा हुआ है, इस तरह का जो भी ट्यूबिंग या जिस भी तरह का ऐसा कोई इसको डिवाइस लगा हुआ है, ठीक है, तो उसको चेक करना ज़रूरी है। क्योंकि उन सबको भी जो है पहले कहीं ना कहीं लॉक अनलॉक करना पड़ेगा, या उनको प्रॉपरली जो है वो उनका केयर देनी पड़ेगी, उनको उनकी पोजिशनिंग सेट करनी पड़ेगी, उसी के बाद फिर पेशेंट को शिफ्ट किया जाएगा। सेफ पेशेंट हैंडलिंग इक्विपमेंट एंड डिवाइस, अब यहाँ पर जो है कुछ इक्विपमेंट और डिवाइस है जिनकी हेल्प से पेशेंट को सेफली जो है वो शिफ्ट किया जा सकता है, और ये जो है हेल्पफुल होते हैं कि इनकी अगर इन डिवाइस को अगर इनका हेल्प लिया जाए, इनकी हेल्प से ही पेशेंट को ट्रांसफ़र किया जाए, तो जो नर्सेज और स्टाफ नर्स और जितने हेल्थ केयर मेंबर है उनके अंदर अगर किसी भी तरह की इंजरी है तो उस रिस्क को भी यहाँ पर प्रिवेंट किया जा सकता है। First, inflatable rudder assist device. Second, standing and raising aid for those who have difficulty in standing up. Repositioning sheet in bed which facilitate repositioning of bed fast. Patient ceiling lift that can lift patient from bed and transfer those high dependent patient, ceiling lifter that can safely lift patient from floor or chair or bed, lateral transfer slings specially designed high power बैरेट्रिक लिफ्ट डिवाइस, तो ये सारी की सारी लिफ्ट डिवाइस जो हैं ये सारे के सारे इक्विपमेंट ही हैं, चाहे वो इन्फ्लेटेबल लेटरल असिस्ट डिवाइस हो, चाहे स्टैंडिंग राइजिंग एड्स हो, तो ये सारे जो हैं हम इस डायग्राम में देख सकते हैं। तो ये सीलिंग लिफ्ट है, ठीक है, तो ये छत पे एक तरह से जो है ये लिफ्टिंग डिवाइस लगी होती है, यहाँ से पेशेंट को जो है होल्ड किया जाता है और शिफ्ट किया जाता है, ठीक है। ये जो है पेशेंट सिटिंग टू स्टैंडिंग या सिटिंग टू रेजिंग जो है ये डिवाइस है, यानी पेशेंट अगर बैठा हो तो उसको इजीली स्टैंडिंग पोजीशन में लाया जा सकता है इसकी हेल्प से, ठीक है। ये दोनों जो है लिफ्टर है, इनकी हेल्प से पेशेंट को जो है बेड पर, या अगर पेशेंट को बेड से जो है दूसरे किसी चेयर पर, है ना, सिटिंग पोजीशन में चेंज करना हो तो इनकी हेल्प से चेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये कुछ डिवाइस हैं, और जो है इन डिवाइस का क्या यूज़ है, किस तरह से पेशेंट को इजीली लिफ्ट और शिफ्ट किया जा सकता है, ऑलरेडी जो है मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। इन मशीन का किस तरह से यूज़ किया जाता है, तो वो वीडियो देखकर आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर इन डिवाइस के हेल्प से जो है हम मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ऑक्यूपेशनल रिस्क फॉर नर्सेज एंड हेल्थ केयर वर्कर। अब ऑक्यूपेशनल
ये टॉपिक वही चल रहा है, पहले मस्कुलो स्केलेटल प्रॉब्लम थी, अब यहाँ पर मस्कुलो स्केलेटल के अलावा क्या प्रॉब्लम हो सकती है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हेल्थ केयर वर्कर स्पेशली नर्स जो है वो उनको काफ़ी सारे हज़ार्ड्स हो सकते हैं। पहला हज़ार्ड्स मस्कुलो स्केलेटल इंजरी और डिजीज़ है जो हम डिस्कस कर चुके हैं अभी कि उनके होने का कारण क्या है, और अगर एडवांस इक्विपमेंट यूज़ किया जाए तो उनको ईजीली हम प्रिवेंट कर सकते हैं। सेकंड अब बात करें तो एक्सपोजर टू द माइक्रोबियल एजेंट लीडिंग टू इन्फेक्शन सच एज HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी एंड ट्यूबरक्लोसिस। तो ये कुछ डेंजर इन्फेक्शन है। आजकल हम बात करें तो कोरोना भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं हम, ठीक है, वो भी इन्फेक्शन आ जाएगा। स्वाइन फ्लू है, तो इस तरह के जो भी इन्फेक्शन है जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा रिस्क हो सकती है, या जो जिनका ट्रीटमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा, जैसे HIV का ट्रीटमेंट नॉर्मली पॉसिबल नहीं है ना, कोरोना का भी अभी तक नहीं मिला है, ठीक है। तो इन कंडीशन में, या ट्यूबरक्लोसिस जिनका कि ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन का मैनेजमेंट है, तो ये सारी की सारी जो है इन सारी डिजीज़ के साथ, क्योंकि एक स्टाफ नर्स डेली इनके साथ एक्सपोज होता है जब पेशेंट की केयर करता है, तो उन सबको भी ये इन्फेक्शन ट्रांसमिशन की रिस्क बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इनको किस तरह से जो है प्रिवेंट किया जा सकता है, या और दूसरे कौन से यहाँ पर रिस्कफुल होते हैं। एक्सपोजर टू द केमिकल एजेंट, ठीक है, केमिकल एजेंट हुआ जैसे गोल्टर एल्डिहाइड जिसका जो है फ्यूमिगेशन में यूज़ किया जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड, इन सबको यूज़ किया जाता है ताकि जो है प्रॉपरली जो है फ्यूमिगेशन किया जा सके, स्टरलाइजेशन किया जा सके। डेट कैन लीड टू ऑक्यूपेशनल अस्थमा, और इनकी वजह से क्या हो सकता है, ऑक्यूपेशनल अस्थमा की रिस्क होती है, ऑक्यूपेशनल डर्मेटाइटिस की रिस्क होती है, एंड कॉन्टैक्ट और इनहेलेशन ऑफ द कीमोथेरेपिक एजेंट। जो पेशेंट है ऑन्कोलॉजिकल पेशेंट होते हैं उनको कीमोथेरेपीज दी जाती है, तो उन कीमोथेरेपीज के भी साइड इफ़ेक्ट पेशेंट को तो होते ही हैं, एज वेल एज जो नर्सिंग स्टाफ या जो हैंडल कर रहा है पेशेंट उन ड्रग्स को, तो उनको भी जो है कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। रेडिएशन हज़ार्ड्स, ये भी जो है कैंसर पेशेंट को रेडिएशन थेरेपी दी जाती है, तो जो वहाँ पर वर्क कर रहा है स्टाफ जो कंटिन्यूस रेडिएशन से एक्सपोजर हो रहा है, तो ये सारे हज़ार्ड्स हैं जो कि ऑक्यूपेशनल जो है हेल्थ केयर वर्कर को या स्टाफ नर्स को हो सकते हैं। तो इनका किस तरह से प्रिवेंशन किया जाए। प्रिवेंशन ऑफ हाई रिस्क ऑक्यूपेशनल इन्फेक्शन अमंग नर्सेज एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, किस तरह से किया जाए, है ना। फॉलोइंग अप्रोप्रिएट स्टेलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन प्रोटोकॉल इंक्लूडिंग द एनवायरनमेंट। तो सबसे पहला जो है कि सबसे पहला स्टेलाइजेशन किया जाए, डिसइंफेक्शन किया जाए, जितने भी प्रोटोकॉल है उन प्रोटोकॉल को प्रॉपरली जो है फॉलो किया जाए, ताकि अगर प्रॉपरली जो है डिसइंफेक्शन और स्टेलाइजेशन किया जाएगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो उनकी रिस्क मिनिमम हो जाएगी, ठीक है, उनकी जो है मिनिमम रिस्क हो जाएगी, और फिर उनकी जब रिस्क मिनिमम हो जाएगी तो उनसे एक्सपोजर होने की रिस्क भी जो है वो मिनिमम हो जाएगी। मेंटेनिंग जनरल वेल बीइंग एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस, ठीक है। तो ये जो है एक इंडिविजुअल को अपना न्यूट्रिशनल डाइट, जो हेल्थ केयर वर्कर हैं उनको ये पता होता है, सबको ये पता होता है जितने भी हेल्थ केयर वर्कर हैं कि उनको न्यूट्रिशन की क्या इंपॉर्टेंट है, तो उनको सजेस्ट किया जाता है कि जब भी वो अपनी ड्यूटी में जाएँ तो हमेशा एक हेल्दी डाइट लेकर कर ही जाए, कभी भी जो है एम्प्टी स्टमक के साथ फास्टिंग कंडीशन में कभी भी क्लिनिकल एरिया में नहीं जाना चाहिए। अगर जाते हैं तो क्योंकि वहाँ पर वो जो है अगर फास्टिंग कंडीशन है वो इम्यूनिटी को कहीं ना कहीं वीक करता है, और उसकी वजह से ज़्यादा जो रिस्क है कि इजीली इन्फेक्शन ट्रांसमिशन हो सकता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप सबको भी एडवाइस किया जाता है कि जब भी आप अपनी क्लिनिकल ड्यूटीज़ में जाएँ तो जब भी आपकी ड्यूटी है जो भी कंडीशन रहे अपना टाइम टेबल अपना शेड्यूल इस तरह से रखें कि आप जो है कोई ना कोई अपनी अच्छी एक न्यूट्रिशनल मील लेकर के अच्छा ब्रेकफास्ट लेकर ही क्लिनिकल ड्यूटी में जाएं। Adherence to standard precaution and wearing appropriate personal safety wear such as gown, mask, gloves, goggles, cape, एक्सेट्रा एक्सेट्रा PPE, ठीक है। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जितने भी हैं, चाहे वो गाउन हो, ग्लव्स हो, गोगल हो, मास्क हो, केप हो, ठीक है, तो जितने भी हैं आजकल पूरा कंप्लीट PPE किट आने लगा है, ठीक है, कोरोना जैसी डिजीज़ के लिए। तो कंप्लीट जो है स्टैंडर्ड सेफ्टी प्रिकॉशंस को फॉलो करने चाहिए, कभी भी जो है इन सेफ्टी प्रिकॉशंस को अवॉइड नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, एड
एडहेरेंस टू हैंड वॉशिंग हैंड हाइजीन प्रोटोकॉल। ठीक है, तो चाहे जितनी भी बार हैंड वॉशिंग करनी पड़े उतनी बार हैंड वॉशिंग करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम इरिटेट होने लगे बार बार फ्रिक्वेंटली हैंड वॉशिंग से। अगर पेशेंट को हमको जो है केयर करनी पड़ रही है हर 10 मिनट में, हर 5 मिनट में, तो उसके बाद आफ्टर एवरी टच, अगर आप इंटेंसिव केयर यूनिट्स जो है हमने कंप्लीट किया है सीसीयू आईसीयू के अंदर, तो वहाँ पेशेंट को बिफोर एंड आफ्टर, जैसे भी आपने पेशेंट की सराउंडिंग को टच किया, जस्ट आफ्टर आपको जो है हैंड हाइजीन मेंटेन करना होता है। ठीक है, तो वो जो प्रैक्टिस है वो काफ़ी हेल्पफुल होती है, जिससे कि पेशेंट के बीच जो है वो क्रॉस इन्फेक्शन नहीं होगा, एज वेल एज हमको भी किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं होगा। Following biomedical waste management protocol, vaccination to disease such as hepatitis B, tuberculosis, seasonal flu, swine flu, bird flu, etc. तो जिनके भी वैक्सीन्स अवेलेबल हैं उन सारे वैक्सीन्स को जो है वो लगा लेना चाहिए, वो वैक्सीनेट करना चाहिए हेल्थ केयर पर्सनस को, स्टाफ नर्स को, जो कि इस तरह की हाईली रिस्क डिजीज़ के साथ उनको एक्सपोजर होना पड़ता है। प्रिकॉशंस वाइल हैंडलिंग शार्प एंड नीडल्स। ठीक है, तो स्पेशली जितने भी, अब अगर हम कोई भी शार्प इक्विपमेंट या नीडल को हैंडल कर रहे हैं तो स्पेशल प्रिकॉशंस की ज़रूरत होती है। ठीक है, नॉट रिकैपिंग नीडल एंड डिस्कार्ड यूज्ड नीडल इन पंक्चर प्रूफ कंटेनर। तो हमेशा जो है रिकैपिंग को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, नीडल को कभी भी रिकैपिंग ना करें। जब भी एक नीडल को यूज़ कर लिया जाता है, इंजेक्शन को यूज़ करते हैं आईएम के लिए या ब्लड सैम्पलिंग के लिए, ब्लड विड्रॉल के लिए या किसी भी पर्पज़ के लिए, तो हमेशा उस नीडल को तुरंत जो है ला करके जो नीडल बर्नर होते हैं वहाँ पर आकर के उन नीडल को बर्न कर दिया जाए, और जो रिमेनिंग पार्ट होता है उस रिमेनिंग पार्ट को हमेशा पंचर प्रूफ कंटेनर में डाला जाए। कई बार जो है उसको एक नॉर्मल डस्टबिन में डाल दिया जाता है, तो ये जो है बायोमेडिकल वेस्ट नॉर्म्स नहीं है, है ना। जो जितने भी शार्प आइटम होते हैं, नीडल होती है, उनको एक पंचर प्रूफ कंटेनर होता है अलग से। ठीक है, उस पंचर प्रूफ कंटेनर में ही उनको डिस्पोज करना चाहिए। In case of sharp injury with needle and scalpel contaminated with hepatitis B virus or HIV virus positive patient, following post exposure prophylaxis protocol। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस प्रोटोकॉल, तो ऐसे सारे पेशेंट जिनको किसी भी तरह की निडल या स्केपल से जो है, जो कि कंटामिनेटेड हैं किससे, हेपेटाइटिस बी से, एचआईवी या इस तरह के जो सीवियर इन्फेक्शन है उनसे, तो उनको जो है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस उसको यूज़ करना चाहिए। फर्स्ट क्या क्या प्रोफिलैक्सिस है वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। पोस्ट एक्सपोजर यानी एक्सपोज होने के बाद, जो जैसे निडल स्टिक इंजरी किसी को हो गई है तो जस्ट आफ्टर द निडल स्टिक इंजरी उनको क्या क्या प्रोफिलैक्सिस रखने चाहिए, वो सारे प्रोफिलैक्सिस क्या कहलाएंगे, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस कहलाएंगे। ठीक है, फर्स्ट बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर ऑन नॉन इंटेक्ट स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन और ए शार्प injury with used needle or scalpel or other sharp item are danger of acquiring blood-borne infections such as HIV, hepatitis B, hepatitis C। ठीक है, तो बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर अगर हो रहा है, यानी ब्लड का एक्सपोजर हो रहा है या किसी भी बॉडी फ्लूइड का एक्सपोजर हो रहा है, ठीक है, और वो भी एक्सपोजर होने के साथ साथ जो हमको शार्प इंजरी हुई है, नीडल स्टिक इंजरी हुई है, तो वो जो है कहीं ना कहीं ज़्यादा रिस्कफुल है, उसकी वजह से जो है ये इन्फेक्शन इजीली ट्रांसमिट हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि हमको पेशेंट का स्टेटस पता होना चाहिए। नेक्स्ट कि पेशेंट जो है, जिस पेशेंट को हमने वो नीडल यूज़ करी थी, वो स्केपल यूज़ किया था, वो पेशेंट है, उसको हेपेटाइटिस बी, एचआईवी इस तरह का कोई इन्वेस्टिगेशन हो रखा है क्या, हो रखा है तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, अगर नहीं हो रखा है तो फिर वहाँ पर सबसे पहले उस पेशेंट का सैंपल लिया जाए और उसकी स्क्रीनिंग कराई जाए कि पेशेंट जो है वो एचआईवी, हेपेटाइटिस या इस तरह के किसी सीवियर इन्फेक्शन से तो इन्फेक्टेड नहीं है। ठीक है, पोस्ट एचआईवी एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस फॉर हेल्थ केयर प्रोवाइडर, if you sustain an occupational exposure to HIV, take the following action immediately। अगर ये जो है कंफर्म हो जाता है कि जिस पेशेंट की नीडल यूज़ करी थी उस पेशेंट को HIV का इन्फेक्शन था, HIV पॉजिटिव पेशेंट था, तो उस कंडीशन में जो है फिर हेल्थ केयर वर्कर जो भी हैं उनको फॉलोइंग
एक्शन लेने चाहिए इमीडिएटली। सबसे पहले alert your supervisor and initiate the occupational exposure reporting system used in sitting। तो हर एक जो भी हॉस्पिटल है या जो भी क्लिनिकल एरिया है वहाँ पर ये सिस्टम होता है कि अगर आप एक्सपोज़र हो जाते हो HIV जैसे इन्फेक्शन के साथ, तो उनकी एक जो है प्रोफिलैक्सिस पॉलिसीज़ होती है, पोस्ट एक्सपोज़र प्रोफिलैक्सिस पॉलिसीज़ होती है। तो उस कंडीशन में जो भी आपका सीनियर है, ठीक है, जो भी आपका सुपरवाइज़र है, उनको आपको सबसे पहले जा कर के इन्फॉर्म करना है। डिटरमाइन द HIV status of exposure source patient when possible to guide appropriate use of HIV post exposure prophylaxis। अगर आपको पता है कि पेशेंट को HIV है या नहीं, अगर है तो उसको कंफर्म करना है, अगर नहीं पता है तो, और कंफर्म है कि अगर हो चुका है तो फिर उसके हिसाब से फिर तुरंत जो है वो एक्शन लेने। यूज़ रैपिड टेस्टिंग फॉर HIV स्टेटस, ठीक है, तुरंत जो है उसको HIV की जांच करके पता करना है, ठीक है। The Government of India concerned health agency is supplying the ARV drug, antiretroviral drug, ठीक है। तो अगर पोस्ट एक्सपोजर कंडीशन है तो ये सारी जो है वो क्या है, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग है, जो कि HIV के रिस्क को प्रिवेंट कर सकती है अगर इनको टाइम पे ले लिया जाए, है ना। तो जो फॉलोइंग ड्रग्स है, फर्स्ट है टेनोफोविर, ठीक है, TDF बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में टेनोफोविर को। इसका जो डोज है वो 300 mg डेली, है ना। इसका जो डोज है वो रिकमेंड किया जाता है 300 mg डेली। सेकंड जो है लेमोविडिन, लेमिविडिन जो है वो, इसको शॉर्ट फॉर्म इसका नाम है 3TC, इसका नाम यही है 3TC के नाम से इसको बोलते हैं, ठीक है। 150 mg BD, यानी इसका भी जो है 150 BD, यानी एक दिन में तो टोटल 300 mg जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें तो एम्ट्रीसिटाबिन, एम्ट्रीसिटाबिन जो है वो 200 mg डेली दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें तो लोपिनाविर, और साथ में जो है रिटानाविर। तो ये जो है LPV/R लिखा हुआ, यानी इसमें जो है लोपिनाविर जो है वो 400 mg है, और रिटानाविर जो है वो 100 mg है। इसको जो है ये एक तरह की कंबाइंड ड्रग है, इसको BD दिया जाता है। नेक्स्ट ड्रग है एटाजानाविर, और इसी के साथ जो है रोटानाविर, ठीक है। तो ये जो है 300 mg और 100 mg, ये भी एक कंबाइंड कॉम्बिनेशन वाली ड्रग है। नेक्स्ट हम बात करें तो डोनाविर और रिटोनाविर, DRV/R, इसको इस नाम से जाना जाता है। इसमें 800 mg जो है वो डोनाविर है, और जो रिटोनाविर है वो 100 mg होता है। इसको भी जो है डेली, यानी एक ही डोज इसका दिया जाता है। नेक्स्ट है राल्टेग्राविर, राल्टेग्राविर जो है 400 mg BD दिया जाता है। और नेक्स्ट है एफावेरेंज, एफावेरेंज 600 mg डेली इसका डोज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इतनी सारी ड्रग है, पर ये सारी की सारी ड्रग नहीं यूज़ की जाती। इनमें से जो है 2 या 3 ड्रग जो है वो कॉम्बिनेशन के तौर पर यूज़ की जाती है, जो भी बेस्ट अवेलेबिलिटी है और जो भी सप्लाई में आ रही है उन ड्रग्स को लिया जाता है, ठीक है। और बाकी जो भी है, जो टीम होती है या जो कंसल्टेंट है फिजिशियन, जो भी वो प्रिस्क्राइब करें उसके अकॉर्डिंग, प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सपोज्ड हेल्थ केयर प्रोवाइडर आर एडवाइज टू यूज़ प्रिकॉशंस। अब जो भी हेल्थ केयर पर्सन जो है उसको, जो एक्सपोज हुआ है उसको फॉलोइंग प्रिकॉशंस रखने होते हैं। यूज़ ऑफ बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन एंड अवॉइडेंस ऑफ ब्लड एंड टिश्यू डोनेशन प्रेगनेंसी, इफ पॉसिबल अवॉइड ब्रेस्ट फीडिंग टू प्रिवेंट सेकेंडरी ट्रांसमिशन स्पेशली ड्यूरिंग फर्स्ट 6 to 12 वीक आफ्टर एक्सपोजर। यानी कि अगर कोई इंडिविजुअल जो है वो इस तरह के HIV इन्फेक्शन से इनसे एक्सपोज हो जाता है, तो उनको स्पेशल प्रिकॉशंस रखने की ज़रूरत होती है। जो भी HIV के ट्रांसमिशन के रूट्स हैं, उन सारे रूट्स को अवॉइड करना है। उसके रिगार्डिंग जो भी हम जो प्रिकॉशंस रहते हैं, ठीक है, वो सारे प्रिकॉशन जो हम सजेस्ट करते हैं पेशेंट को, वही जो है उस इंडिविजुअल को भी फॉलो करने पड़ेंगे। साथ ही साथ जो है, ताकि सेकेंडरी यानी उससे किसी और को इन्फेक्शन ना हो, कब तक, जब तक कि टोटल नेगेटिविटी रिपोर्ट नहीं आ जाती। तो इसके लिए जो है 12 वीक का टाइम माना जाता है कि 12 वीक
तक जो है स्क्रीनिंग की जाती है, 2 या 3 टेस्ट किए जाते हैं। अगर सारे टेस्ट नेगेटिव आते हैं तो उसके बाद जो है फिर ये माना जा सकता है कि जो है निडल स्टिक इंजरी की वजह से जो है HIV की कंडीशन, HIV का इन्फेक्शन वो ट्रांसमिट नहीं हुआ है। ठीक है। Follow up with the HIV testing and appointment at the minimum follow up should be include। ठीक है, तो यहाँ पर मिनिमम फॉलोअप माना जाता है HIV टेस्टिंग एट बेस लाइन, यानी जैसे एक्सपोजर हुआ है उसके तुरंत बाद बेस लाइन जो भी प्रोटोकॉल्स हैं, है ना, वो हमने भी डिस्कस करें। HIV टेस्टिंग कुड बी परफॉर्म्ड एट 6 वीक आफ्टर एक्सपोजर। ठीक है, तो फिर उसके 6 वीक के बाद जो है वो फिर से एक जांच की जाएगी एक्सपोजर के रिगार्डिंग, HIV टेस्टिंग किया जाएगा। आफ्टर 4 मंथ, ठीक है, एक्सपोजर के 4 मंथ के बाद भी जो है फिर टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, सारे के सारे टेस्ट अगर नेगेटिव आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है ये कि जो HIV का ट्रांसमिशन है वो नहीं हुआ है। ठीक है, इसी तरह से हेपेटाइटिस बी के लिए भी जो है ट्रांसमिशन अगर रहे तो यही सारे रैपिड टेस्टिंग की जाती है, ये सारे प्रिकॉशंस उनको भी रखने होते हैं। ठीक है, complete blood count and the renal and hepatic function test at baseline 2 week after exposure. Further testing may be indicated if abnormality are detected। ठीक है, तो अगर इंडिविजुअल को किसी भी तरह की प्रॉब्लम है ना हो, या इस इन्फेक्शन की वजह से उसका रीनल इम्पैक्ट आया है, हेपेटिक इम्पैक्ट आया है, एज वेल एज ये दोनों जो है लीवर का फंक्शन और किडनी का फंक्शन इसलिए भी देखा जाता है क्योंकि जो ये एंटी रेट्रोवायरल ड्रग थेरेपी है, इनकी टॉक्सिसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो कई बार इनके एडवर्स इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो जब तक पेशेंट इनको ले रहा है तो इनका फंक्शन भी जो है वो बिल्कुल सही से उसका डायग्नोस किया जाए, उसके रूटीन टेस्ट किए जाएँ, ताकि ड्रग टॉक्सिसिटी अगर हो रही है एंटोवायरल एंटी रेट्रोवायरल ड्रग थेरेपी की वजह से, तो उस ड्रग टॉक्सिसिटी को अर्ली आइडेंटिफाई किया जा सके और उसके रिगार्डिंग जो भी मैनेजमेंट है वो किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से हम जो है इस तरह से मेनली जो दो कंडीशन है कि मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम अमंग द स्टाफ नर्स एंड रिस्क फॉर द HIV एक्सपोजर एंड पोस्ट HIV एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस क्या है वो सब हमने आज डिस्कस किया है। ठीक है, होपफुली आपको जो है सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जो भी मस्कुलोस्केलेटल के रिगार्डिंग डिवाइस थी वो डिवाइस की वीडियो मैं आपको भेज चुका हूँ, उसमें 1-2 डिवाइस और है, मतलब डिवाइस वही है पर मेथड थोड़े से अलग हैं, तो वो भी जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगा ताकि आपको जो मशीनरी इक्विपमेंट है वो कौन से इक्विपमेंट होते हैं, ये अभी जैसे मेनली इंडिया में तो यूज़ नहीं होते हैं, फॉरेन कंट्री में ही ज़्यादातर यूज़ है ना। इंडिया के अंदर तो कितने भी जो है स्टैंडर्डाइज हॉस्पिटलों पर वो अभी भी इस बात पे ध्यान नहीं देते हैं, वहाँ पर इस तरह की लिफ्टिंग डिवाइस जो है वो देखने को नहीं मिलती है, बट इन नियर फ्यूचर हम जो है वो देख सकते हैं कि ऐसा जो है एडवांटेज हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी डाउट है तो बिल्कुल आप फ्रीली पूछ सकते हैं। थैंक यू।